हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपको ऑल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर पीसीएम स्लेस आईटीआई का जो वैकेंसी आया था उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये आपका रैपिड फायर सीरीज जो चल रहा था उसका पार्ट नंबर 7 है ऑफ एग्जाम बिफोर एग्जाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत लोगों का एग्जाम अब बहुत ही कुछ ही दिन बचा है, 4-5 दिन आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे हम यहाँ पे जो एग्जाम में आने के लिए बहुत चांसेस है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखा गया है इसमें, मतलब और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द रेशियो स्पेस ऑक्युपाइड बाय टोटल स्पेस डिनोट्स। जो रेशियो होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय टोटल स्पेस का, वो क्या डिनोट करता है? पहला ऑप्शन है पेकिंग फैक्टर, सेकंड इज पेकिंग एफिशिएंसी, थर्ड इज पार्टिकल फ्रैक्शन एंड द फोर्थ इज पेकिंग यूनिट। इसका करेक्ट आंसर है पेकिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the percentage of the free space of CCP and simple cubic lattice। अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता, इसे समझना बहुत जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता तो आपका करेक्ट आंसर होता है इसमें, इफ दे आस्क अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी तो 74% आपका सीसीपी के लिए होता। सीसीपी के लिए 74% होता। दोनों में से आपको कुछ भी पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। और आपका ये आपका सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए जो होता वो होता आपका 52%। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका सिंपल के लिए, और ये आपका जो है ये आपका सीसीपी के लिए होता। लेकिन यहाँ पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछ के फ्री स्पेस पूछा गया है। तो अगर 74% पैकिंग स्पेस है या फिर पैकिंग एफिशिएंसी है और 52% सिंपल क्यूबिक के लिए आपका पैकिंग एफिशिएंसी है, तो इसमें जो बचा कुछ है 100% हम टोटल मानते हैं। तो जो बचा हुआ है वो इसका फ्री स्पेस होगा, दैट इज 26% फ्री स्पेस इसमें होगा। और इसमें आपका बचा हुआ 48% क्या होगा, तो ये आपका फ्री स्पेस होगा। तो अगर आपको फ्री स्पेस पता है तो भी आप पैकिंग एफिशिएंसी बता सकते हैं, या फिर आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता है तो फ्री स्पेस बता सकते हैं उसमें से माइनस करके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 26 एंड 48%। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल का इनमें से कौन सा डायमेंशन सही है? तो पहले एजेस का डायमेंशन दिया है, इसमें तो सिर्फ एज का डायमेंशन दिया है, ये तो सही नहीं है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एज सेम होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू 90 दे दिया, ये भी गलत है। थर्ड आपका दिया गया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा। तो जितने एंगल से सब 90 के बराबर है और सारे एज इक्वल है, तो यही आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, क्यूबिक क्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। Question number 4. Schottky defects are we observed in solid with cations and anions of similar sizes. Which of the following compounds therefore is not likely to have a Schottky defect? तो Schottky defect किसमें नहीं होता है? NaCl, AgCl, CsCl या KCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा AgCl। AgCl में आपका फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। फ्रेंकल डिफेक्ट जो कि आपको पता ही होगा कि इंटरस्टिशियल साइड पे आपका क्या चला जाता है, जो स्मॉल साइज का जो कैटायन होता है वो आपके इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है। तो इसमें आपके सिमिलर साइज के एटम नहीं होते फ्रेंकल डिफेक्ट में, जो कि स्कॉटकी में होता है। नेक्स्ट पार्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, इट कैन ऑकर। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कितने टाइप में ऑकर होता है? इन वन वे as substitution impurity, in one way as interstitial impurity, in two way as substitution impurity defect, or as interstitial impurity defect, in two way as vacant impurity defect या interstitial impurity defect। तो ये दो तरीके से होता है, जो कि ये आपका substitution impurity defect, जहाँ पे आपका एक जगह तो substitution होता है या फिर यहाँ पे interstitial साइड में आपके cations चले जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर थर्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है? स्टार्च सॉल्यूशन, जिलेटिन, गम या फिर सिल्वर सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर सॉल्यूशन जो होता है वो आपका लायोफिलिक नहीं होके लायोफोबिक होता है। आपको ध्यान रखना है, द सिल्वर सॉल्यूशन इज लायोफोबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Number 7. Which of the following is a characteristics of multicellular colloid? Large number of molecules combine to form particle of colloidal size. A large number of atoms aggregate to form a particle of colloidal size. Starch solution is an example of multi-molecular colloid. Multi-molecular colloids are normally of the lyophilic type. तो एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर आपका जो भी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका जो होता है वो आपका लायोफोबिक नेचर का होता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज ऑफ लायोफोबिक टाइप या लायोफोबिक नेचर का होता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है लायोफिलिक, ये गलत है। ठीक है, तो इससे आपको ये वाला नोट दिमाग में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका मल्टी मोलिकुलर कोलाइड का। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एग्रीगेट टू फॉर्म ए पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। इट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following decreases the rate of reaction? rate of reaction कौन डिक्रीज करता है? कैटालाइटिक प्रोमोटर, होमोजेनियस कैटलिस्ट, कैटालाइटिक पॉइजन या हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। तो याद रखिएगा, आपको जिसमें भी पॉइजन वर्ड लगा होगा वो आपकी क्या करता है, जो कैटालाइटिक पॉइजन होता है वो आपका रिएक्शन को जो होता है वो डिक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 ही जो 8 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 9, व्हाट इज द रेट ऑफ लॉ ऑफ हाइड्रोलाइसिस CH3COO C2H5 इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि वाटर के साथ रिएक्शन होता है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रिएक्टेंट साइड होगा ये आपका होगा CH3COO C2H5, तो आपका देखने को मिलेगा ही। साथ में आपका ये जो वाटर होता है, वाटर भी आपका रिएक्टेंट का रोल प्ले करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर जो है ये भी रिएक्टेंट का रोल प्ले करेगा और ये आपका रिएक्टेंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो कि आपका रेट जो आर होगा वो के इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, जो दोनों रिएक्टेंट है हमने उसे लिख दिया। तो इस हिसाब से ऑर्डर कितना होना चाहिए, आपको लगेगा 1+1। ठीक है, दोनों मतलब इसमें इस हिसाब से आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में होता है क्या है कि आपका जो वाटर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, जो कि रिएक्टेंट का काम नहीं करता। वो आपके के साथ मिलके के और वाटर, जो वाटर रिएक्टेंट जो है वाटर और के जो कि वाटर कांस्टेंट होता है, इसलिए के साथ मिलके वो क्या करता है, एक नया कांस्टेंट बना लेता है जिसको हम लोग के डेज बोलते हैं। या फिर आपको ऑप्शन में के भी दिया जा सकता है, तो के डेज बोलते हैं। तो ये मिलके आपका क्या हो जाएगा, के डेज हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बिकम के डेज, दैट इज अनदर कांस्टेंट। और आपका जो रिएक्टेंट है वो आपका CH3COO C2H5 फिर से हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहले आपका रिएक्टेंट था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो के दिया होगा कांस्टेंट या तो के डेज दिया होगा, कुछ भी दे आपको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, लेकिन यही आएगा आपका ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका जो है, which of the following is not similar between a first order and a pseudo first order reaction। तो इनमें से कौन सा सिमिलर नहीं होता pseudo first order reaction के लिए। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है द molecularity each one in both the reaction both follows first order kinetics, the unit of rate constant is second inverse, the rate of the reaction depends only on one reactant। तो इनमें से कौन सा सिमिलर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, जो कि इनके लिए सिमिलर नहीं है, बाकी सब सिमिलर होता है। दोनों ही आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी आपका दोनों के लिए एस इनवर्स देखने को मिलता है, दैट इज द सेकंड इनवर्स। और द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको दे दिया है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, both first order and the pseudo first order reaction follow first order kinetics, as in the rate of reaction depends only on the one reactant। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों का होगा। उसके बाद एंड द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट इज एस इनवर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एस इनवर्स इनका यूनिट होता है, दैट इज द सेकंड इनवर्स। बट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन should be one, whereas the pseudo first order reaction the molecularity can be more than one। सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो मॉलिक्यूलरिटी वन ही होता है, लेकिन स्यूडो जो होता है उसका वन से ज्यादा हो सकता है।
इसका 1 से भी ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए यही इसका डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल इनवर्स ऑफ कैन शुगर, जो इसका एग्जाम्पल दिया गया है आपको। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई जॉन रिफाइनिंग कैरिड आउट इन ए इनर्ट एटमोस्फेयर। जॉन रिफाइनिंग को इनर्ट एटमोस्फेयर में क्यों कैरी किया जाता है? टू प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ मेटल, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, टू रिड्यूस द एक्सटर्नल प्रेशर्स, टू रिड्यूस द एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैनॉट बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से किसे हम लोग रिफाइन नहीं कर सकते? तो जिंक, केडियम, मरकुरी या फिर टीन। तो आपका जो टीन है उसे हम क्या आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिफाइन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर जो है वो है आपका, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आपका होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज योर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। और एक चीज इसके बारे में आप जानिएगा, सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी आपसे कहा जाए, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में कहा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फ्लोरीन इज योर करेक्ट आंसर फॉर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑल्सो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट क्लोरीन। तो जोसेफ प्रिस्टली, एंटोनी लेजेवियर, हम्फ्री डेवी, विलियम सेले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम सेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कौन सा इनमें से रेडियो एक्टिव नेचर का होगा? तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेलुरियम है या पोलिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। नंबर 16 का, द रिएक्शन that takes place when an electron reach species stronger than the halide approach the partially positive carbon atom of the halogen and form a new bond with the carbon atom, and in the process displacing halogen is called a dash reaction। जहां में हेलोजन को डिस्प्लेस किया जाए, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या डी ऑप्शन इज एलिमिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, द फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट एंड द डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, नॉन ऑफ द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर करेक्ट स्टेप, कि जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस आर नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए के केस में आपका कौन सा बेसिस प्रेजेंट नहीं होता? तो डीएनए के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल आपका डीएनए के केस में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, हम लोग इस तरीके से याद करते हैं कि ए, जी, टी और आपका जो होता है, सॉरी ए जी सी टी, ए जी सी और टी आपका जो होता है वो सबका सब आपके डीएनए में होता है, डीएनए में होता है। लेकिन आपका जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में एक जो चेंजिंग आता है, यहाँ पे यू आ जाता है, जो कि आपका यूरेसिल होता है। आरएनए में सिर्फ एक यही चेंज आता है, जो कि आपका है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और ये हो गया थाइमिन, जो कि आपका डीएनए में होता है। बस यूरेसिल एक चेंज हो जाता है, बाकी ये तीनों आपका आरएनए में देखने को मिलता है। यूरेसिल जो है वो आपका डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, जो कि आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर कराया था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने क्या देखा था कि विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए में जो डबल हेलिक्स होता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? अच्छा ठीक है, तो हमने बेस इसका आंसर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसमें से कौन सा है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसमें से पीएचबी, पीजीए, एलडीपीई या पीएचबीवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन ही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आपको ध्यान रखना है इसे, नॉन डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज ग्लूकोज गिव्स? टॉलरेंस टेस्ट,
2,4 DNP टेस्ट, स्किप टेस्ट, एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। तो टॉलेंस जो टेस्ट है वो आपका ग्लूकोज देता है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? इट हैज ए कीटोहेक्सोस, इट प्रेजेंट इन हनी, इट हैज एल कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज लियोवोलोज, इट इज नोन एज लिएवोलोज। तो ये करेक्ट नहीं है, ये सब मुझे कुछ भी इसमें से सॉरी, ये जो आपका इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट पूछा है आपका। अच्छा, तो इनकरेक्ट ये है, सॉरी, ये मैं ऑप्शन क्या आपका टिक कर रहा हूँ, ये कुछ मैंने अभी तक टिक नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका एल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं दिखाता। आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है जो कि आपका फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज कीटोहेक्सोस? कीटोहेक्सोस कौन सा होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज या फिर मेनोज? तो आपका जो फ्रुक्टोज है वो आपका कीटोहेक्सोस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनेट कंफर्म्स। तो हाइड्रोजन साइनेट के साथ जो HCN के साथ जो रिएक्शन होता है वो आपका क्या कंफर्म करता है? जो ग्लूकोज के HCN के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें कंफर्मेशन ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज या प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप। तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका यहाँ पे कंफर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ NH2OH गिव्स एनहेक्सेन ग्लूकोज ऑक्साइम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन ए ग्लूकोनिक एसिड। तो आपका ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है इस केस में जब NH2OH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर एडेड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड? फूड का सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है तो हम क्या यूज करते हैं? फूड कलर, स्वीटनर, आर्टिफिशियल फ्लेवर या एंटीऑक्सीडेंट? तो सो दो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वी यूज एंटीऑक्सीडेंट फॉर increase the shelf life of the food in the chemical we use is the antioxidant। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इतने ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है और मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं दे रहा हूँ और जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ड्रग्स दैट ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट आर कॉल्ड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इनहिबिटर, सेकंड इज पॉइजंस, थर्ड इज मैसेंजर्स एंड द फोर्थ इज रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट गो? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक का होता है वो कहाँ आपका जाता है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विच विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है डी ब्लॉक के लिए? इसके लिए भी आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। लास्टली आपका लास्ट क्वेश्चन आज का जो है 30, विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन? एक्टिनाइट का कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सके तो नहीं किया जा सकता या फिर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है? तो रेडियो एक्टिव, ऑक्सीडेशन, मैग्नेटिक या एसिडिक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक जो आपका प्रॉपर्टी है एक्टिनाइट का वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना भी अभी तक मैंने वीडियो आपको दे दिया सारे वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और जितने भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं सारा लिंक दे दूंगा जितने भी वीडियो हो चुके हैं ताकि आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े और सारे वीडियो आप एक्सेस कर सकें। तो जितने भी चैनल में वीडियो है जाके सबको ख़त्म कीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको इस वीडियो को एक्सेस कर सके। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। गाइस।